जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ने वाले हैं रीतिकाल, और रीतिकाल को हम विस्तृत अध्ययन करेंगे पूरा का पूरा। हमने कल भक्तिकाल पढ़ा और भक्तिकाल कल पूरा हो गया हमारा टॉपिक जो भक्तिकाल है, और अब हम रीतिकाल की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग जो भी साथी हैं वो लाइव आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर सभी को करना है। ठीक है, और दोस्तों जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, सभी लोग जुड़ेंगे IAS स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल से और जो है टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, तो सभी को जो है शाम को या रात में जो है आपकी 9 बजे जो क्लास लगती है आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो हम यहाँ पर विस्तृत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हैं, तो रात में वाली क्लास में सभी को आना है। ठीक है, 9 वाली में। और आज की जो स्टार्ट है क्लास करते हैं, तो सभी लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं दोस्तों रीतिकाल। और रीतिकाल का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने समय माना है वो 1700 से 1900 माना है। ठीक है, रीतिकाल का समय आचार्य शुक्ल जी ने 1700 से 1900 माना है, सभी को पता है, बहुत बढ़िया। इसके नामकरण के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, हमेशा पूछा जाता है। हिंदी के उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, इन्होंने कहा रीतिकाल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा श्रृंगार काल। ठीक है, तो ये अलंकृत काल और श्रृंगार काल यहाँ पर जो होते हैं क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो याद रख लेना, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल और विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल। और यहाँ पर विश्व में क्या होता है, विश्व के सभी लोग क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करते हैं तो विश्वनाथ प्रसाद क्या बोलेंगे, श्रृंगार काल बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। और डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने इन्होंने कहा है कलाकाल। क्या कहा है, रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है कलाकाल। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं, सभी को याद रखना है। ठीक है, हाँ, सभी पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल देंगे। रीति शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। रीति शब्द है ना, जो रीति शब्द है इसकी व्याख्या देखेंगे। संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में रीति संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, आचार्य वामन माने जाते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र के 5 संप्रदायों में रीति संप्रदाय है, और रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं हमने पढ़ा है पाश्चात्य काव्यशास्त्र या भारतीय काव्यशास्त्र में रीति संप्रदाय के वामन माने जाते हैं, सभी को पता है। आचार्य वामन ने विशिष्टा पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यात किया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विशिष्टा पद रचना रीति ये किसने कहा है, तब आपका उत्तर होनी चाहिए किसने कहा है, वामन ने कहा है। और जो वामन है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये चीज भी याद रखनी है। वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक ने रीति का अर्थ कवि प्रस्थान हेतु अर्थात कवि कर्म की विधि या प्रणाली माना है। किसने, वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक। आपसे पूछा जाता है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तब आपका उत्तर होता है कुंतक। ठीक है, याद रखना है। अगला देख लेते हैं। आचार्य भोज ने रीति को काव्य मार्ग और आनंदवर्धन ने वाच्यवाचक चारुत्व हेतु कहा है। ठीक है, हिंदी में रीति शब्द का विस्तार अर्थ है वो विस्तार हो गया है। यहाँ रीति शब्द प्रायः लक्षण ग्रंथों के लिए उपयोग होता है, अर्थात जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें रीति ग्रंथ कहा जाता है। यहाँ पर क्या बोला, रीति ग्रंथ का किसे कहा जाता है, जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी जो नियम है उनके सिद्धांतों का विवेचन किया गया है
उन्हें रीति ग्रंथ कहा जाएगा। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि काव्य का स्वभाव रीति को किसने कहा है, तब आपको क्या हो जाएगा, चिंतामणि को। और स्वभाव की चिंता सभी को होती है कि मेरा स्वभाव किसी को खराब तो नहीं लग रहा, तो स्वभाव की चिंता सबको होती है, तो काव्य का स्वभाव किसने कहा है, चिंतामणि ने। वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्र। देवकवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। देवकवि ने क्या कहा है, रीति को काव्य का द्वार कहा। ताते पहले वर्णीय काव्य द्वार रस रीत। तो द्वार किसने कहा है, देव ने कहा है, देव ने, ठीक है। और जो है द्वारपाल होते हैं, कहां पर होते हैं, द्वारपाल लगे होते हैं, द्वारपाल देव, तो ये देव कवि कहेंगे काव्य का द्वार। तो याद रख लेंगे। काव्य रचना पद्धति के अर्थ में रीति शब्द का प्रयोग मिलता है, जैसे रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, ये चिंतामणि ने कहा है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये किसने कहा है, देव कवि ने कहा है, ठीक है। हाँ, और छंद रीति समझे नहीं बिनु पिंगल के ज्ञान, ये सोमनाथ जी ने। काव्य की रीति सिखू सुखबिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें भिखारीदास। तो ये अनेक अनेक प्रकार से जो है थोड़े क्रम कहते हैं, कही अलंकार की रीति दूल्हा कवि ने कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मानते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीति काल जो नाम दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीति काल नाम किसने दिया, तब आपका उत्तर होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और साथ ही यह संकेत कर दिया कि इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, ठीक है। ये किसने कहा है, ये शुक्ल जी ने कहा है। अगर आपसे कहा जाए कि इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है, प्रधानता श्रृंगार की रही, अतः इसे श्रृंगार रस, श्रृंगार के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, किसने कहा है, तब आपका उत्तर क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब आपको बताना है कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, जल्दी से कमेंट में बताएंगे, पहले भी हमने पढ़ा है, तो फटाफट से बताना है। ओपी जी जल्दी जल्दी बताओ, शुभम पटेल, निशा जी, शुभम जी, प्रियंका जी, तो रेणु तिवारी जी, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताना है कि जो है श्रृंगार काल किसने कहा है, रीति काल को। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की जो समय सीमा मानी है वो विक्रम संवत 1700 से 1900 मानी है। तो याद रख लेना, मतलब 1643 से 1843 ईस्वी तक निर्धारित किया है। बाद में जो अधिकांश विद्वानों ने जो है यही अवधि स्वीकार किया है। बहुत बढ़िया। विश्वनाथ ने जो है रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी रीति काल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को माना है। याद रख लेना, देखो यहां पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रवर्तक माने हैं, ये चीज याद रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से हमें पढ़ने को मिलेंगे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है, तो आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केशव दास को माना है। किसे माना है, केशव दास को माना है। किसने, विश्वनाथ प्रसाद ने माना है, ठीक है। और विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी के जो है रीति काल को क्या कहा है, श्रृंगार काल कहा है। अब एक चीज बताना, विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा, श्रृंगार काल कहा है। तो हम श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार कैसे करते हैं, बालों का भी श्रृंगार करते हैं, मतलब केस का श्रृंगार करते हैं, केस का, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रसाद ही श्रृंगार करेंगे, काय का, केस का। तो केशव दास को प्रवर्तक माना है किसने, विश्वनाथ प्रसाद ने। ऐसे याद भी रख देना है। और इन्होंने रीति काल को कहा है तो श्रृंगार काल कहा है, ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो है हिंदी रीति काल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को किसने माना है, तब आपका उत्तर होगा केशव दास को विश्वनाथ प्रसाद ने माना है। क्योंकि जो केस है, केस का श्रृंगार सभी करते हैं, तो विश्व में करते हैं, विश्व में केस का श्रृंगार किया जाता है। तो आपको याद रख लेना है। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशव दास हैं। केशव के पास 50 वर्ष बाद रीतिकालीन कवियों की परंपरा टूटी सी रही। अब आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है, तब आपका उत्तर क्या होगा, केशव दास, ठीक है। सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं कौन, केशव दास जी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। किसे माना है, रीति काव्य परंपरा का चिंतामणि को माना है। और आपने पढ़ा होगा चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, ये जो रचना है वो किसकी हैं, जल्दी से कमेंट में लिखना है। हाँ, फटाफट से लिखो, चिंतामणि
को जो है चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 किसकी रचना है? तो सभी लोग कमेंट में लिखेंगे चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, हाँ, इस किताब का नाम है उपकार की एक किताब है यूजीसी नेट ओमकार नाथ वर्मा की, याद रखना है। और चिंतामणि जो भाग 1 भाग 2 है शुक्ल जी की है, तो शुक्ल जी चिंतामणि को ही रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक मानेंगे। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जाएगा कि चिंतामणि को किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केशव दास को किसने माना है, तो आपका उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद और भागीरथ मिश्र ने। ठीक है, भागीरथ मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद ने, इन दोनों ने आचार्य केशव दास जी को क्या माना है? रीतिकाल का प्रवर्तक माना। ये चीज सभी को याद रखनी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, रीति काव्य का विभाजन देखेंगे। रीति काव्य का आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने जो है रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया। किसने किया है? तो वो किया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब आपसे क्वेश्चन यहां से बनेगा कि रीति काल को रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध 3 काव्यधाराओं में या 3 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? तब आपका उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। ठीक है, और विश्वनाथ प्रसाद ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया और विश्वनाथ प्रसाद ने केशव दास को रीति काल का प्रवर्तक माना है। ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, हाँ, संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध श्रेणी में स्थान दिया गया है ना। संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर, काव्य शास्त्र की जो निश्चित परंपराएं होती हैं, जो निश्चित नियम होते हैं, उनमें आबद्ध होकर जो है हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध कहा जाता है। मतलब जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, लक्षण ग्रंथ यानी जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं जिनमें अलंकार, रस और सभी की जो योजना होती, जो नियम होते हैं, उनका नियमानुसार वर्णन किया है, उसे हम कहते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा। तो रीतिबद्ध काव्यधारा में ये चीज आएगी, केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, मुबारक, बिलग्रामी, जान, तोष, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खां, पद्माकर, सूरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दूल्ह, ग्वाल, प्रताप शाही आदि ये रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, वैसे पूछा क्या जाता है, केस की चिंता मतलब केशवदास चिंता है ना, और मतीराम, देव, रसलीन है ना, ये सभी प्रमुख हो जाते हैं। पद्माकर हैं, सूरती मिश्र हैं, सोमनाथ हैं, भिखारी दास, ये सभी क्या माने जाते हैं? रीतिबद्ध काव्यधारक। इनको याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, याद रखो सभी को, ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए कौन सा रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि नहीं है। तब आपको केशवदास दिया जाएगा, चिंतामणि दिया जाएगा, मतीराम दिया जाएगा, साथ ही में बोधा दिया जाएगा, बोधा दे दी गई, तो आपको उत्तर होगा बोधा। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है? रीतिबद्ध काव्यधारा की है। तो इन रीतिबद्ध काव्यधारा की सभी को याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, और रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्र को जनभाषा द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काव्य जो है कार्य किया। किसने? रीतिबद्ध कवियों ने। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया है, उन्हें रीति सिद्ध कहा गया। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ जो कवि माने जाते हैं वो बिहारी माने जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो बिहारी हैं, बिहारी ये रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं। ठीक है, और बिहारी की जो है एक श्रेष्ठ रचना है जिसका नाम आप सभी लोग बताएंगे। बिहारी की कौन सी श्रेष्ठ रचना है जिसकी रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक जो टीकाएं लिखी गई वो किस ग्रंथ की लिखी गई? तब आपका उत्तर होता है, क्या होता है? कमेंट में सभी लोग बताएंगे। सेनापति, बिहारी, बैनी, कृष्ण कवि, रसनिधि और पजनेश, द्विजदेव प्रसिद्ध ये रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है ना, तो ये माने जाते हैं जिन कवियों ने तत्कालीन रीति रूढ़ी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति बंधन को अस्वीकार कर स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया है, उन्हें रीति मुक्त कहा जाता है। स्वच्छंद रूप से जो है इन्होंने क्या किया? प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया है। इस श्रेणी के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो घनानंद माने जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? रीति मुक्त कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और रीति मुक्त कविता उत्तर मध्य युग की साहित्यिक क्रांति है।
रीति मुक्त कविता जो है उत्तर मध्य युग की साहित्य क्रांति मानी जाती है। घनानंद आलम, शेख ठाकुर, बुंदेलखंडी, बुद्धिसेन, बोधा आदि ये सभी क्या माने जाते हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद रख लेना है कि रीति काल को जो है विभिन्न नामों से विद्वानों ने अभिहित किया है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ठीक है, और आपका अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, और विश्वनाथ प्रसाद ने जो रीति काल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्ति, 3 श्रेणियां अलग अलग हैं, है ना। जो लक्षण, जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं या जो काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर ग्रंथ लिखे, उन्हें रीति सिद्ध कहा जाता है, रीतिबद्ध कहा जाता है। और जिन कवियों ने जो है उन्हें रीति का ज्ञान था, लक्षण ग्रंथों का ज्ञान था, काव्य शास्त्र के नियमों का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने जो है उस प्रकार के ग्रंथ नहीं लिखे, तो उन्हें रीति सिद्ध काव्यधारा कहा जाता है। और ऐसे कवि जिन्होंने स्वच्छंद रूप से जो है प्रेम की पीड़ को अपने ग्रंथों में आधार बनाया, उन्हें रीति मुक्त कहा जाता है। जैसे घनानंद हैं, घनानंद जो है इन्हें प्रेम की पीर भी कहा जाता है घनानंद को, है ना, और इन्हें क्या रीति मुक्त कवि भी माना जाता है। ये चीज सभी को याद रखना है। रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा नायिका भेद और श्रृंगार रस। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि रीति काल में सर्वाधिक श्रृंगार परक रचनाएं रची गई हैं। श्रृंगार परक और वीर रस परक रचनाएं जो है, वीर रस और श्रृंगार रस इनका माध्यम माना जाता है। लेकिन रीति काल में एक ही कवि ऐसा हुआ है वीर रस का जो भूषण है ना, एकमात्र ऐसा कवि भूषण कवि है रीति काल में। तो इसे अगर कोई श्रृंगार काल कहना भी चाहे तो आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कह सकते हैं। ऐसा किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर जो आ रहा है बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। रीतिबद्ध काव्यधारा को अब हम पढ़ेंगे, रीतिबद्ध काव्यधारा क्या है। ठीक है, सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो भी हमारे नए साथी हैं। विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि 4 प्रकार के हैं। विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध जो कवि हैं वो 4 प्रकार के माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवियों को कितने भागों में बांटा गया है, तब आपका उत्तर होगा 4 भागों में। वो भाग कौन से हैं? सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और छंद निरूपक। ये 4 भागों में बांटा गया रीतिबद्ध काव्यधाराओं में। चिंतामणि कृत कुल कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु, देव का जो है शब्द रसायन, भिखारी दास का काव्य निर्णय, सोमनाथ का रस पीयूष निधि और जनराज का कविता रस विनोद सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। इनमें से अधिकांश ग्रंथ जो है मम्मट के काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित है। अब आपसे पूछा जाएगा कि रीति काल में सर्वप्रथम जो सर्वांग निरूपक जो आचार्य माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, तब आपका कमेंट आपको बताना है, जल्दी से कमेंट में लिखना है ओपी जी। अब देखो यहाँ पर हमें कैसे याद इसको करना है। कवि कुल कल्पतरु एक किसकी रचना है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये रचना किसकी है? चिंतामणि की है। ठीक है, और कवि कुल, कुल की चिंता किसे नहीं होती? कुल की चिंता किसे नहीं होती? जितने देख रहे हैं जरा कमेंट में बता देना कि कुल की चिंता सर हमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल की चिंता जो किसे नहीं होती? चिंता, तो चिंता की बात आई है, कवि कुल कल्पतरु, तो ये चिंतामणि जी की रचना हो जाएगी। अर्थात कुल की चिंता सभी को होती है, तो कवि कुल कल्पतरु किसकी हो जाएगी? चिंतामणि की हो जाएगी। ठीक है, शब्द रसायन, शब्द रसायन ये किसकी है? तो ये देव की है। तो अब जब हम पढ़ते हैं, जब कुछ याद करते हैं तो शब्द को क्या कर देते हैं? शब्द में रसायन दो, शब्द में कुछ रसायन दो, तभी शब्द हमें याद हो जाते हैं। ऐसे जो शब्द जो कवि कल्पतरु आदि शब्द हैं, इसमें हमें क्या देना है? कुछ रसायन दे दो तो क्या हो जाते हैं? याद हो जाते। तो शब्द में क्या देना है? रसायन देव, तो देव का भी इसका सही हो जाएगा, शब्द रसायन देव। ठीक है, भिखारी दास का क्या हो जाएगा? काव्य निर्णय है। अगर निर्णय की बात होगी तो अगर किसी भी चीज की निर्णय लेना है, जो भिखारी है वो हमेशा क्या हो जाए? उसे आगे की सोचना ना पीछे की सोचना, वो निर्णय जल्दी ले लेगा। तो काव्य निर्णय रचना किसकी हो जाएगी? भिखारी दास जी की हो जाएगी। इस प्रकार से याद रख लेना है। रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि जो है ये किसकी है? तो ये सोमनाथ की है। और आपने पढ़ा होगा दोस्तों सोमरस, सोमरस सुना है? सोमरस, और यहाँ पर क्या है? पीयूष, तो सोमरस याद रख लेना।
कि ये पीयूष मतलब होता है अमृत, और किसी किसी के लिए जो सोम रस होता है वो अमृत के समान होता है। तो सोमनाथ का रस पीयूष निधि, इस प्रकार से याद भी कर लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जनराज का कविता रस विनोद सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इनमें से अधिकांश ग्रंथ मम्मट के काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित है, ठीक है, याद रख लेना। विश्वनाथ जी का कौन सा है? साहित्य दर्पण। और हम बोलते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन आज अपन सब बोलेंगे साहित्य दर्पण जो है विश्व का दर्पण है। तो साहित्य दर्पण किसकी रचना हो जाएगी? विश्वनाथ की जो हो जाएगी, ये चीज याद रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काव्यशास्त्र की दृष्टि से केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्शेक और छंदमाला, एक किसकी है? काव्य दृष्टि से केशवदास की कौन है? रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्शेक और छंदमाला, ये सभी को याद लिखना है। नक्शे सिक्तक, तो है ना, हाँ, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये सभी छंदमाला कौन की हैं? काव्य केशवदास जी की हैं। केशवदास जी की याद रख लेना। रसिक प्रिया और केशवदास जी को विश्वनाथ प्रसाद ने और भागीरथ मिश्र ने जो है काय का प्रवर्तक माना है। काय का माना है? रीति काल का प्रवर्तक माना है। आपसे पूछा जाएगा केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक किसने माना है, तो हम बार बार आपको बताएंगे कि जो है ये विश्वनाथ प्रसाद ने और भागीरथ मिश्र ने माना है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने जिसे माना है वो किसे माना है? चिंतामणि को माना है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछे भी जाते हैं। रसिक प्रिया संवत 1648 का मुख्य प्रतिभाग श्रृंगार रस है। विवेचन है इसमें 16 प्रकाश हैं, इसके 13 प्रकाशों में श्रृंगार रस विवेचन है, 14वें प्रकाश में अन्य रसों, 15वें में वृत्तियों और अंतिम 16 में काव्य दोषों का विचार किया गया है। श्रृंगार रस के साथ नायिका भेद भी जो है उल्लेख है। तो याद रख लेना, इतनी चीजें हैं। और यहाँ पर आया है काव्य दोषों की बात आई है, तो आप सभी को बताना है कि भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है और काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। फटाफट से सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुभम जी, प्रेमलता जी, सुमन जी, पुष्पेंद्र जी, सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से, रवि जी। कवि प्रिया आपको बताना है, कवि प्रिया के रचनाकार केशवदास जी हैं की रचना का उद्देश्य पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना है। इसमें भी 16 प्रकाश हैं। इस ग्रंथ में कवि शिक्षा, काव्य दोष और अलंकार निरूपण जो है पर विशेष ध्यान दिया गया है। कवि प्रिया में 18 काव्य दोषों का उल्लेख है। कवि प्रिया में कितने दोषों का है? 10। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के जो आंसर आए हैं कि जो काव्य दोषों की संख्या मानी है भरत मुनि ने 10 मानी है, और काव्य गुणों की संख्या भी कितनी मानी है? 10 मानी है। तो 10-10 मानी है भरत मुनि ने। और भरत मुनि का जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है वो नाट्य शास्त्र माना जाता है। अब आपको बताना है भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। केशव ने भक्ति और ज्ञान काव्य की परंपरा में विज्ञान गीता, वीर गाथा वर्णन की परंपरा में वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका तथा प्रबंध काव्य परंपरा में रामचंद्रिका की रचना की है। तो सभी को याद रख लेना है कि जो विज्ञान गीता है ये रचना भी केशवदास जी की है, ठीक है। और वीर सिंह देवचरित ये भी केशवदास जी की है। और जहांगीर जस चंद्रिका ये किसकी है? केशवदास जी की है। और रामचंद्रिका भी केशवदास जी की है। और ये रामचंद्रिका है, इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और रामचंद्रिका जो मानी जाती है वो भक्तिकालीन रचना मानी जाती है। और एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि जो है कौन सा आचार भक्ति काल और रीति काल का आचार माना जाता है? भक्ति काल और रीति काल का कवि माना जाता है, तब भी आपका जो उत्तर होता है वो क्या होता है? केशवदास होता है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन केशवदास जी के बनेंगे। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सारी रचनाएं केशवदास जी की हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और केशवदास जी को विश्वनाथ प्रसाद और भागीरथ मिश्र ने जो है रीति काल का प्रवर्तक माना है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु, हमने अभी याद किया था कि यहाँ कुल आ रहा है, कुल, तो कुल की चिंता सभी को होती है। तो ये चिंतामणि की रचना है। 8 प्रकरण हैं जिनमें काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया है, ठीक है। तो कवि कुल कल्पतरु में कितने प्रकरण हैं? 8 प्रकरण हैं। कवि कुल कल्पतरु में लक्षण प्राय है, दोहा सोरठा छंद में है। और उदाहरण कवित्व सवैया में दक्षिण निरूपण में चिंतामणि ने प्रायः मम्मट का अनुसरण किया है। चिंतामणि कृत रस विलास, रस विलास में जो है रस विवेचन है। रस पर भानुदत्त की रस मंजरी, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव देखा जा सकता है। रस विलास किसकी रचना है? तो ये भी किसकी है? चिंतामणि की है। चिंतामणि ये सही हो जाएगा, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो भरत मुनि ने जो माने हैं वो 4 प्रकार के अलंकार माने हैं, ये चीज भी याद रखनी है।
भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में माने हैं 4 प्रकार के अलंकार। चिंतामणि कृत छंद विचार में प्राकृत पेंगलम के आधार पर छंद शास्त्र के सामान्य नियमों का उल्लेख किया गया है ना। चिंतामणि कृत श्रृंगार मंजरी नायिका भेद का सुंदर और विशद ग्रंथ है। इसमें सूक्ष्म विवेचन की प्रधानता है। यह भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। श्रृंगार मंजरी और नायिका भेद, ठीक है। और श्रृंगार की चिंता सभी को है, श्रृंगार की चिंता किसी को नहीं है कि है, सभी को है श्रृंगार की चिंता। कुल की चिंता भी है, श्रृंगार की चिंता भी रहती है, रोज करते हैं लोग श्रृंगार। और दो है नायिका भेद भी जो है चिंतामणि की रचना है, तो ये चीज भी याद रखनी है। अगला देख लेते हैं कुलपति मिश्र कृत रहस्य रस रहस्य। रस रहस्य ये कुलपति मिश्र की है। और दोस्तों आपको पता होगा कि रस का जो रहस्य होता है, किसी के कुल का जो रस का रहस्य किसी को पता होता है तो उस कुल के जो पति होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, उन्हीं को रहता है। तो रस रहस्य रचना किसकी हो जाएगी? कुलपति मिश्र की हो जाएगी, क्योंकि रस का रहस्य तो किसे है? कुल के पति को है। चिंतामणिकृत कवि कुल कल्पतरु, ये भी हमने याद कर लिया कि समान सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। कौन सा? रस रहस्य। यह 8 वृत्तांतों में विभक्त है। इसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि गुण, दोष, अलंकार आदि का विवेचन इसमें किया गया है। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य पर मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशवदास की रसिक प्रिया का प्रभाव मिलता है। कविवर देव का पूरा नाम देवदत्त, ठीक है। कविवर देव का जो पूरा नाम है वो क्या है? देवदत्त है, याद रख लेना। अब आपको बताना है कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है, स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है ना। तो आपको लिखना है, लेकिन एक क्वेश्चन और बताना है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है। सभी लोग लिखेंगे संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है। और उसके अलावा एक और जो संचारी भाव माना है वो किसने माना है, जल्दी से कमेंट में लिखना है। आचार्य भरत ने 8 रस माने, तो इन्होंने 8 ही स्थायी मान माने, ठीक है। लेकिन भक्ति रस और वात्सल्य रस और शांत रस 3 रस और जो है जुड़ गए, तो कुल मिला के कितने रस हो गए? तो आपको बताना है क्वेश्चन, बिल्कुल 33। तो अगर माने कि 9 रस हैं शांत रस मिलाकर, तो 9 रस स्थायी हो जाएंगे। और छल नामक जो 34वां रस माना है वो किसने माना है? देव कवि ने माना है, ठीक है। 33 संचारी भाव हमने पढ़े हैं, 33 संचारी भाव पढ़े हैं और 34वां संचारी भाव माना है वो किसने माना है? तो देव कवि ने माना है। ये चीज भी सभी लोगों को याद रख लेनी है। अब आपको बताना है कि भरत मुनि ने 8 जो रस माने हैं उनमें कौन सा रस नहीं माना है, जल्दी से कमेंट में सभी लोग बताएंगे। भरत मुनि के 8 रसों में कौन सा रस नहीं है? देव कवि ने काव्यांगों के वर्गीकरण और विवेचन में मौलिकता का परिचय दिया है। इन्होंने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 34 मानी है। और छल नामक जो है इन्होंने 34वां भाव संचारी भाव माना है, ठीक है। किसने? देव कवि ने तात्पर्यावृत्ति की विशेष रूप से चर्चा की है तथा कुछ नवीन छंदों का आविष्कार भी इन्होंने किया है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं कि नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि हैं इन्होंने 8 रस माने हैं, लेकिन शांत रस जो है, जो 9वां रस माना जाता है, इसे भरत मुनि ने रस नहीं माना। तो ये चीज याद रखनी है। देव की सर्वश्रेष्ठ कृति भाव विलास है। इसमें भाव, नायिका भेद और अलंकारों का जो है वर्णन है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाव विलास ये किसकी रचना है, तब आपका उत्तर होगा देव की। अब इसको कैसे याद रख लेना है? कभी कभी हम बोलने लगते हैं कि आप तो बिल्कुल भाव भी नहीं देते, आप भाव नहीं दो, आप भाव नहीं दो, इस प्रकार से कहते ना। तो भाव विलास किसकी रचना हो जाएगी? देव की हो जाएगी। तो भाव सभी को देना है। देवकृत शब्द रसायन, देव की हमने पढ़ दिया ना कि शब्द में क्या देव? रासायन देव। काव्य रसायन में ध्वनि के साथ रस, गुण, अलंकार और छंद विवेचन है। इसमें त्रिविध शब्द शक्तियों से साथ तात्पर्य वृत्ति का भी वर्णन है। देवकृत जाति विलास में अनेक प्रांतों और जातियों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन किया है। अब एक चीज बताना दोस्तों कि हमने मनुष्य की जातियां तो पढ़ ली, किसी ने देव की जाति पढ़ी क्या? तो जाति विलास जो रचना हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? देव की हो जाएगी, है ना। तो देवों की भी विभिन्न जातियां होती होंगी, अगर किसी ने पढ़ा है तो जल्दी से बता देना। देवकृत राग रत्नाकर, देवकृत जो कौन सी है? राग रत्नाकर संगीत विषयक जो है लक्षण ग्रंथ माना जाता है, राग रत्नाकर, है ना। और देवकृत प्रेम चंद्रिका में विषय वासना की तिरस्कार, प्रेम महामात्र और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। तो याद रख लेना, ये जो राग रत्नाकर रचना है ये भी देव है, देव की है।
और राग जो है हमें संसार में सभी को राग देना चाहिए। राग मतलब जो होता है कि प्रेम, है ना, प्रेम से पूरा। कबीरदास जी ने कहा है कि चोगी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो राग रत्नाकर जो है ये देवकृत की है, सभी को याद भी रखना है। देवकृत प्रेम चंद्रिका में विषय वासना की तिरस्कार, प्रेम महामात्र, उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। देवकृत देव शतक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महामात्र का वर्णन हुआ है। देवकृत देवचरित्र कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। देव कवि का देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद यहां रखना है आपको, ठीक है। आपको याद होगा कि देव लोग क्या करते हैं, देव लोग अपनी माया से कुछ ना कुछ रच देते हैं, कुछ रच देते, कोई नगर रच देते हैं। अपन ने सुनी है ना कहानी कि देवों ने इस नगरी का निर्माण किया, इस माया का निर्माण किया, इस प्रकार से। तो देव माया प्रपंच ये देव की है, और ये संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय नाटक का जो है पद्यबद्ध अनुवाद है। ये चीज भी आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा कि संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध जो अनुवाद है वो कौन सी है, तो देव माया प्रपंच है, ये देव कवि की है। ये चीज भी हमें याद रखनी है। अलंकार निरूपण में देव ने केशव को आदर्श माना है। किसे माना है? केशव को। भिखारी दास का रस सारांश रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है, और भिखारी दास का भी हमने काव्य निर्णय पढ़ा था, काव्य निर्णय, ठीक है, और ये रस सारांश भी है, तो भिखारी दास जी का है। रस के अंगों और नायक नायिका के भेद का इसमें निरूपण किया गया है। भिखारी दास का काव्य निर्णय इस सर्वांग निरूपण काव्य है। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य कारक, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग, तुक, गुण, दोष आदि का इसमें विवेचन किया गया है। बहुत बढ़िया, सभी को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। भिखारी दास कृत छंदोर्ण पिंगल के 15 तरंगों में मात्रिक और वर्णिक छंदों का परिचय दिया गया। इससे पूर्व हिंदी में इतने विस्तार की छंदों का विवेचन कहीं नहीं हुआ है। तो छंदोर्ण और पिंगल में जो है भिखारी दास की रचना है, उसमें 15 तरंगों से में मात्रिक और वर्णिक छंदों का परिचय दिया गया है ना। आपसे पूछा जाएगा कि जो है हिंदी में सबसे ज्यादा विस्तार से छंदों का विवेचन हुआ है तो किस रचना में हुआ है? छंदोर्ण पिंगल में हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कल क्लास थी, बिल्कुल कल रोज क्लास रख रही है, कोई भी इसमें वो नहीं है कि आपको। ग्वाल कवि का सर्प जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो साहित्यानंद है। कौन सा है? साहित्यानंद। रेखा जी, पुष्पेंद्र जी, यादव जी, राजेश जी, खुरेसी जी, ग्वाल कवि का सर्वप्रमुख ग्रंथ है साहित्यानंद। यह 2443 छंदों की विशालकाय रचना है। इसमें काव्य लक्षण, भेद स्वरूप, हेतु, प्रयोजन, छंद, रस, गुण, रीति, दोष, अलंकार आदि सभी काव्यांगों पर विचार किया गया है। ग्वाल कवि में जो है कवि पक्ष की अपेक्षा आचार पक्ष की प्रधानता है। रीतिकाल में काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ रस विवेचन संबंधी हैं, है ना। काव्यांग निरूपण के अंतर्गत जो सर्वाधिक ग्रंथ हैं वो किसके हैं? रस विवेचन के हैं। रसों में भी श्रृंगार रस मुख्य रूप से अपनाया गया। इसी के अंतर्गत नायक नायिका का वर्गीकरण एवं विश्लेषण भी इसमें किया गया है। सैयद गुलाम नबी रसलीन कृत अंग दर्पण में नक्सिक वर्णन जो है इस ग्रंथ का प्रसिद्ध दोहा है। अमीय हलाहल रस भरे सोइत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेह चित बत एक बार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आपके पीजीटी एग्जाम और टीजीटी एग्जाम में एक कई बार पूछी गई है। कितने बार पूछी गई है? कई बार पूछी गई है, आपको याद रख लेना है इसको। अमीय हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जही चितबत एक बार। तो देखो यहां पर भी क्या आया है? रस, रसलीन, ठीक है, और यहां पर भी क्या आया है? रस। और अमीय, अमीय मतलब यहां हम ले लेंगे आम, अमीय मतलब आम, और आम में क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा, रस। तो रसलीन की है ये, अमीय आ रहा है तो आपको याद हो जाएगा यहां से कि ये तो अमीय आया है, मतलब हम यहाँ आम से संबंध इसको कर देंगे रिलेट। तो आम मतलब आम में रस होता है तो ये रसलीन की है, और यहां पर भी रस आया है तो ये किसकी है? रसलीन की। इसे भी हमें याद रख लेना है, कई बार भी जो है ये पूछी गई है। रसलीन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है रस प्रबोध। इसमें 1117 दोहा छंदों में सभी रसों के अतिरिक्त 8 सात्विक भावों,
33 संचारी भावों नायक नायिका भेद की विवेचना है। रसलीन का दोहा छंद पर अद्भुत अधिकार था। उनमें जो समाहार शक्ति, भाषा की कसावट और व्यंजना शक्ति मिलती है वह बिहारी को छोड़कर किसी अन्य कवि में नहीं मिलती है। तो इतनी सारी जो चीजें हैं सभी को याद रखनी है, ठीक है। हाँ, अगला देख लेते हैं। अगला जो है मतिराम कृत ललित ललाम, मतिराम कृत ललित ललाम अलंकार संबंधी ग्रंथ है। कैसा है ये? अलंकृत जो है अलंकार संबंधी ग्रंथ है, याद रख लेना। ये किसकी रचना है? मतिराम की है ना। तो अलंकार संबंधी है तथा यह ग्रंथ रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण इसमें किया गया है। केशवदास ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि केशवदास ने काव्य का प्राण किसे माना है, तब आपका उत्तर होगा अलंकार को। इनकी मान्यता भूषण बिनुना ब्राजिये कविता बनिता मित्र है ना। भूषण बिनुना ब्राजिये कविता बनिता मित्र, ये किसने कहा है? केशवदास ने कहा है, ठीक है। एक किसने कहा है? केशवदास ने। एक कई बार जो है पूछा गया है, सभी को याद रखना है। महाराज जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है। भाषा भूषण पूछा जाता है, भाषा भूषण पूछा जाता है, ये अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है और ये जसवंत सिंह का है। किसका है? जसवंत का, है ना। अच्छी भाषा बोलो तो आपका क्या होगा? जस हो जाएगा, जस। अच्छी भाषा से क्या होता है? जस हो जाता है किसी का। तो जसवंत सिंह भाषा भूषण ये जसवंत सिंह का है, याद रख लेना है। और जो है इसमें 116 अलंकारों का विवेचन है। कितने अलंकारों का विवेचन है? 116 अलंकारों का। 202 छंदों का है, 10 दोहों में भूमिका है इसकी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो है भाषा भूषण में जसवंत सिंह ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है, तब आपका उत्तर होगा 116 अलंकारों का। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम, याद रख लेना, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है। भूषण इनकी उपाधि है। एकमात्र कवि वीरगाथा रीति काल में एकमात्र कवि जो है, जो भूषण हैं, वीर रस का कवि माना जाता है। और इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? घनश्याम है। ये कई बार पूछा गया है। भूषण इनकी उपाधि थी, सभी को याद रख लेना। इनके काव्य में ओज गुण और वीर रस की प्रधानता है। भूषण रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। एक क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन माने जाते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा? भूषण माने जाते हैं, है ना। और भूषण कृत शिवराज भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों के लक्षण उदाहरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आईएमपी लगाओ। आपसे पूछा जाएगा कौन भूषण का कौन सा ग्रंथ जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ है, तब आपका उत्तर होगा शिवराज भूषण। एक क्वेश्चन और बनता है, भूषण ने शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का जो है बताए हैं, तो 105 अलंकारों का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। तो ये दो क्वेश्चन यहां से आपके भूषण संबंधी बनते हैं, सभी को याद रख लेना। शिवराज भूषण की भूमिका के प्रारंभ में गणेश शक्ति और सूर्य वंदना है। भवानी स्तुति में शिवाजी के लिए विजय का वरदान मांगा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। शिवराज भूषण की भूमिका में सर्वप्रथम क्या है, तब आपका उत्तर होगा सबसे प्रारंभ में गणेश भक्ति और सूर्य वंदना है। भवानी स्तुति में शिवाजी के विजय का जो है वरदान मांगा गया है। शिवराज भूषण में पहले दोहों में अलंकार के लक्षण दिए हैं, फिर कविता सवैया छप्पय अथवा दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। बात करते हैं पद्माकर की। दोस्तों, पद्माकर रीति काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रीति काव्य परंपरा के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा? पद्माकर। क्या होगा? पद्माकर, है ना। कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त थी, इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त थी, ये चीज भी याद रखनी है। किसे? पद्माकर को। कविराज शिरोमणि पद्माकर ने भक्ति श्रृंगार और वीर रस में काव्य रचना की है ना। भक्ति रस, श्रृंगार और वीर, इन रसों में इन्होंने रचना की है। पद्माकृत जगत विनोद श्रृंगार रस का जो है सार ग्रंथ इसे कहा जाता है। श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? जगत विनोद को कहा जाता है। और जगत विनोद ये रचना है, ये किसकी है? तो ये पद्माकर की है। किसकी है? जगत विनोद पद्माकर की है, याद रख लेना। पद्माकृत हिम्मत बहादुर बिरदावली वीर रस प्रधान ग्रंथ है। हिम्मत बहादुर बिरदावली तो है ना, तो वीरों में क्या होता है? वीरों में तो हिम्मत होती है ना, तभी तो वो वीर होते हैं। तो हिम्मत बहादुर बिरदावली ये वीर रस प्रधान रचना है और ये किसकी है? ये पद्माकर जी की है।
ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। जगत विनोद भी पूछा जाता है कई बार, तो ये पद्माकर की है। हेमंत बहादुर भी पद्माकर की है ना। और पद्माकृत पद्माभरण ये अलंकार ग्रंथ माना जाता है पद्माकर जी का, पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है। पद्माकृत राम रसायन ग्रंथ दोहा चौपाई छंद है। राम रसायन ये पद्माकर का ग्रंथ है और ये दोहा चौपाई में छंद में है, ये चीज भी याद रख लेनी है। राधे जी सभी लोगों को याद रखना है, हेमलता जी, पुष्पेंद्र, बिंदु जी, रवि जी, है ना, ओपी जी। पद्माकर ने सरदार अदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था। दूल्हकृत कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण अलंकार निरूपक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 81 छंदों में संक्षेप में अलंकारों का जो है विवेचन किया गया। कितने छंदों में? 81 छंदों में किया गया था, ठीक है। और दूल्हकृत ये कवि कुल कंठाभरण इनकी है, तो सभी को याद रख लेना है। रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? दोस्तों हमें जो भी रचनाएं होती हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी रचनाएं हैं हमें व्यवहारिक ज्ञान से इनको रिलेट करना है। जैसे भी होता है, जहां भी होता है, आपको रिलेट करके पढ़ना है, याद करना है, उससे संबंधित, उससे जो रिलेटेड हमें चीजें लगती हैं उनसे रिलेट करो, ये आप जीवन भर नहीं भूल सकते, ठीक है। हाँ, सभी को याद रख लेना, दूल्हे की बेरी बेरी मोस्ट बिल्कुल। तो रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक जो प्रिय छंद है वो कौन सा है? सबैया है। रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा माना जाता है? सबैया छंद माना जाता है। तो इसका सही हो जाएगा। मतिराम कृत व्रत कौमुदी के अन्य नाम क्या हैं? व्रत कौमुदी ये छंदसार इसे कहते हैं, पिंगल तथा छंदसार संग्रह भी इसे कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लिए ट्रिक बताते जाते अपने ओपीजी, बिल्कुल ट्रिक बताते जाया करो, कहीं ना कहीं याद जरूर होना चाहिए। सुखदेव मिश्र कृत वृत्त विचार छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये सुखदेव का है वृत्त विचार, ठीक है। अब रीति सिद्ध काव्य पढ़ते हैं हम। रीति सिद्ध काव्य, रीति सिद्ध कवियों ने हाल कृत गाथा सप्तशती, गोवर्धन कृत आर्या सप्तशती और अमरूक कृत अमरूक शतक से प्रेरणा ली थी, है ना। बिहारी सतसई में इन ग्रंथों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। तो बिहारी सतसई तो सभी को पता है कि अधिकांश जो है इसमें 713 दोहे माने जाते हैं, कहीं कहीं पर इसके 719 दोहे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो बिहारी सतसई है ये बहुत ही गागर में सागर भरने वाली, एक क्वेश्चन पूछा जाता ना कि गागर में सागर भरने वाला जो कवि है वो कौन है, तब सभी का उत्तर आ जाता है कि बिहारी सतसई, बिहारी जी हैं, है ना। और इनकी रचना बिहारी सतसई है, ये चीज भी याद रखो। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कृपा राम कृत हित तरंगिणी मानी जाती है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कृपा राम की कौन सी है? हित तरंगिणी। अगर राम की कृपा हो जाए तो सभी का हित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हित तरंगिणी जो रचना है वो किसकी मानी जाएगी? कृपा राम की हो जाएगी। कृपा राम की सभी पर करना है, जल्दी जल्दी से हित हो जाए सभी लोगों का, यूजीसी नेट निकल जाए और पीजीटी निकल जाए, है ना। तो कृपा राम की तो हित सभी का होगा, हित तरंगिणी, ठीक है। बहुत बढ़िया। और बिहारी सतसई श्रृंगार रस का अमर ग्रंथ है। भाव, भाषा, अलंकार और नायिका भेद की दृष्टि से यह एक अत्यंत जो है प्रौढ़ है। और भी देख लेते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर और चर्चा कर लेते हैं। इनमें रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई बिहारी सतसई पर, है ना। ये फैक्ट आपको याद रख लेना है, ये हमेशा पूछा जाता है। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई रामचरितमानस को छोड़ करके, ठीक है। हाँ, और लल्लू लाल ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी है। किसने लिखी है? अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी है, तब आपका उत्तर होगा लल्लू लाल। और इनकी एक रचना है प्रेम सागर, जो हमेशा पूछी जाती है, ठीक है। बिहारी सतसई पर सबसे प्रमाणिक टीका लिखी है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की मानी जाती है। इस टीका ग्रंथ का नाम है बिहारी रत्नाकर। इस टीका ग्रंथ का जो नाम है वो बिहारी रत्नाकर है। और ये सबसे प्रमाणिक टीका मानी जाती है किसकी? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की, है ना। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां लिखकर अपनी सहृदयता का परिचय दिया। किसने? हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु जी ने। तो ये चीज याद रखनी है, भारतेंदु जी।
जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक